हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओलिगोपोली में आपका कोल्यूसिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोल्यूसिव मतलब इम्परफेक्ट कोल्यूजन, और साथ ही में पढ़ेंगे बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप के बारे में। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए। हर एक वीडियो की वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर को। अब बात करते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली के बारे में। बच्चे, मैंने आपको बताया था कि ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है कि फ्यू सेलर्स होते हैं। अब फ्यू सेलर्स में क्या होता है कि ये म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। एक दूसरे फर्म्स आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखते हैं। इसमें अगर एक फर्म अपना प्राइस क्या है कम करवा देती है, दूसरी फर्म उसके रिएक्शन में उसको प्राइस को कम करवाती जाती है। तो दैट मीन्स उनमें दोनों को ही नुकसान होता है एक कंपटीशन होने की वजह से। लेकिन कोल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या होगा कि वो दोनों जो अगर दो फर्म्स हैं वो दोनों आपस में क्या कर लेंगी, एग्रीमेंट साइन कर लेंगी। मतलब क्या है, वो साथ में एक ऐसा मतलब चीज़ को साइन करेगी या एक्शन लेगी ताकि क्या है वो कंज्यूमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सके। मतलब हम कह सकते हैं जॉइंट डिसीजंस लेगी। इससे क्या होगा कि एक तो कंज्यूमर के साथ वो क्या है बार्गेनिंग पावर क्या है कम हो जाएगी कंज्यूमर की, और साथ ही में हम कह सकते हैं कि वो अब फर्म्स क्या है प्राइस ज़्यादा ले सकती है, मतलब एक मोनोपोली प्राइस तक पहुंच सकती है। तो ओलिगोपोली में क्या होता है, कोल्यूसिव ओलिगोपोली में, कि प्राइस वॉर को अवॉइड करने के लिए या कट थ्रोट कंपटीशन से बचने के लिए ओलिगोपोलिस्ट जो फर्म होती है वो क्या करती है, एंटर करती है कोल्यूजन में, मतलब एक एग्रीमेंट में। अब कोल्यूजन क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट है आपके कंपटीशन का। इसका मतलब ये कि फर्म्स क्या करती है, एक दूसरे के साथ मिलजुल जाती है, कॉपरेट करती है और ज्वाइंटली एक्शन लेती है टू कीप द बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द कंज्यूमर, ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कंज्यूमर से। अब सैमुअल्सन ने क्या कहा है कि कोल्यूजन डोनेट करता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फर्म्स क्या करती हैं, ज्वाइंटली अपने प्राइस आउटपुट को सेट करती है। होल मार्केट इन दोनों फर्म्स के बीच में ही क्या होती है, डिवाइड होती है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा फर्म्स के बीच में, और वही क्या है बिजनेस डिसीजंस लेती है। अब इससे क्या है एडवांटेजेस क्या होगी, एक तो जो फर्म्स हैं कोल्यूजन में आने के बाद क्या होगा, उनका प्रॉफिट क्या है राइज हो जाएगा, क्योंकि वो अब प्राइस को क्या है हायर रख सकती हैं। अब दो ही फर्म्स हैं मानकर चलो एक मार्केट में, और दोनों ने कोल्यूजन कर लिया, तो मतलब क्या है इन दोनों में कंपटीशन नहीं है। अब किसी से भी हम लोग सामान खरीदे, किसी की भी मार्केट में जाएं, हमें क्या है वहीं प्राइस पे करना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स जो फर्म्स हैं उनको एक तो प्रॉफिट होगा, सेकंड है डिक्रीज अनसर्टेनिटी। अब एक बार तो ये होता है कि प्राइस कम करते करते एक ऐसी सिचुएशन पे फर्म पहुंच जाती है जहाँ पे उनको मार्केट को शट डाउन करना पड़ता है। अगर तो कोल्यूजन हो गया तो मतलब क्या है अनसर्टेनिटी से वो बच सकते हैं, उनके डिसीजंस उनके एक्शन रिएक्शन बिल्कुल सर्टेन होंगी। थर्ड है आपका बेटर अपॉर्चुनिटी टू प्रिवेंट एंट्री। अब क्या है किसी फर्म्स के एंट्री करने पर क्या है बेटर अपॉर्चुनिटी इनको दिखाई देती है, क्योंकि कोल्यूजन हो चुका है, एंट्री नई फर्म्स एंटर ना कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री में, तो इसमें भी उनकी ये हेल्प करता है। क्योंकि जो अगर नई फर्म एंटर भी करना चाहे, ठीक है, इनका पहले से ही क्या होता है एग्रीमेंट हुआ होता है, कोल्यूजन हुआ होता है, जिनसे जो नई फर्म्स हैं वो मार्केट में टिक नहीं पाती, जिस वजह से इनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी होता है एंट्री को प्रिवेंट करने का। कोल्यूजन को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है परफेक्ट कोल्यूजन और सेकंड इज इम्परफेक्ट कोल्यूजन। पहले बात करते हैं हम लोग परफेक्ट कोल्यूजन की। तो परफेक्ट कोल्यूजन क्या होता है, इज दैट कोल्यूजन विच प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ कार्टेल अरेंजमेंट, जिसमें क्या बनाया जाता है फर्म्स ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनका एक अरेंजमेंट होता है। कार्टेल क्या होता है बच्चे, ग्रुप होता है फर्म का जो कि एक साथ में आ जाती हैं, ज्वाइंटली वो प्राइस और आउटपुट के डिसीजंस लेती है। सो इन द वर्ड्स ऑफ पियर्स एंड मेलविन, अ कार्टेल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिपेंडेंट फर्म्स की जिसका पर्पस क्या होता है कंट्रोल करना, लिमिट करना प्रोडक्शन को, और मेंटेन क्या करना ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस को और प्रॉफिट को। क्योंकि कोल्यूजन है, एग्रीमेंट्स हैं, तो वो अपने प्रॉफिट और प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। अब कुछ अजम्पशंस ली गई हैं कहाँ पे ये लागू होगा।
ऑल फर्म्स ऑफ द कार्टल आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। एक तो जो कार्टल में आए हैं, ग्रुप आए हैं फर्म्स का, वो एक ही तरह का प्रोडक्ट क्या है मार्केट में बेच रहा है। सो द मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज द कार्टल्स डिमांड। जो भी क्या है मार्केट में डिमांड होगी वो कार्टल्स की डिमांड होगी, मतलब मार्केट में जो भी चीज़ की डिमांड चल रही होगी वहीं क्या है कार्टल उसी चीज़ की डिमांड करेंगे, मतलब जो बाकी फर्म्स हैं वो उसी चीज़ की ही डिमांड करेंगी। डिमांड एट ईच पॉसिबल प्राइस इज़ नोन। उनको क्या है प्राइस बिल्कुल पता होगा, जो भी चीज़ की डिमांड हो रही है उनका प्राइस उनको पता होगा। मार्जिनल कॉस्ट सारी की सारी फर्म्स की पता होंगी पहले से, क्योंकि फर्म्स हैं एग्रीमेंट है तो सारा कुछ उनको क्या है जानकारी होगी। देयर आर 3 फर्म्स ABC इन द इंडस्ट्री। इनके अकॉर्डिंग क्या है अजम्पशन क्या ली गई है कि 3 फर्म्स हम लोग मानकर चले हैं एक इंडस्ट्री में। अब हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम कि कैसे आपकी ये कर्व्स बनने जा रही हैं। अब क्या है ये कार्टल बनेगा, एक कल्यूजन बनेगा इन सभी का, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व आपकी आ जाएगी, क्योंकि ओलिगोपोली में ऐसे ही बनेंगी। ये आपकी आ गई बच्चे एवरेज रेवेन्यू कर्व, और इसके नीचे क्या आ जाएगी आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या की थी, वेयर MC इज इक्वल टू MR। तो हम क्या करते हैं, अगर 3 ABC इंडस्ट्रीज है, ठीक है, ABC फर्म्स अगर मानकर चलते हैं, तो पहले की ये कॉस्ट आई, ये क्या है इसकी MC1, तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आया ये वाला। सेकंड क्या आई बच्चे ये वाली, क्योंकि 3 फर्म्स है ना, इनकी तीनों की क्या होगी मार्जिनल कॉस्ट अलग अलग होगी, ये बन गई MC3। क्लियर है, ये तीनों इंडस्ट्रीज की क्या है हमने मार्जिनल कॉस्ट का बना दी। अब क्या होगा, अब इन तीनों का अगर सम कर दें तो आपको इंडस्ट्री की मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं और एक ऐसी कर्व बना लेते हैं, ये बन गई आपकी इंडस्ट्री की कर्व। अब इसने MR को कट कहाँ पे किया, यहाँ पे किया, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। ये प्राइस मार्केट में क्या है तय किया जाएगा, सॉरी ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ये ई पॉइंट आ गया, ठीक है, ई पॉइंट आ गया, ये मैं तब कर देती हूँ। प्राइस तो यहाँ से तय होगा क्योंकि ये आपकी क्या आ जाएगी आउटपुट आ जाएगी, इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसको ऊपर ले जाओ, क्योंकि प्राइस हमने कहाँ से बच्चे देखना होता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व से देखना होता है प्राइस, ठीक है, क्योंकि ये हमारी डिमांड कब होती है, तो ये प्राइस सेट होगा, ये वाला प्राइस इंडस्ट्री में सेट कर दिया जाएगा कि इसी प्राइस पे हम एग्रीमेंट करते हैं। सारी की सारी फर्म्स इसी प्राइस पे एग्रीमेंट करने को तैयार हो जाएंगी। सो दैट मीन्स हम लोग प्राइस कौन सा रखेंगे, जहाँ पे आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व को कट कर रही है, ये वाला पॉइंट, इसको बच्चे ऊपर ले जाओ, एवरेज रेवेन्यू से मीटअप होगा और वहाँ पे हमारा प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं दैट सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे निकाली, MC1 प्लस MC2 प्लस MC3 से निकाला गया है। और यही आपका क्या होगा कार्टल्स का प्राइस होगा, जो वो सारे के सारे कार्टल्स मतलब सारी के सारी फर्म्स यही प्राइस को चार्ज करेगी। तो हम ये इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ई पॉइंट आपका ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मिल गया, और सो क्या है जो OQ है वो आपकी आउटपुट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम आउटपुट हो जाएगी। तो प्राइस आपका OP हो गया, ठीक है, एज एवरेज रेवेन्यू कर्व ने आपको शो किया, और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा आपका। अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू निकल के आया था, ये मार्जिनल रेवेन्यू निकल के आया था, ये हो जाएगा आपका OM अगर हमें रेवेन्यू की बात की जाए। तो OP विल बी योर प्राइस, OM आपका क्या हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा, जहाँ पे भी वो उनको कट करवाएंगे ना, ये ABC मतलब ये फर्म इतना आउटपुट पहले प्रोड्यूस करवा रही थी, इतना करवा रही थी, ये इतना करवा रही थी, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्राइस को डिटर्मिन करते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। तो ये बच्चे सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है। प्रॉफिटेबल आउटपुट होगा कार्टल्स में, ई पॉइंट पे क्या होगा MC कर्व इंटरसेक्ट करती है MR को, OQ आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट हो जाएगा, OP प्राइस हो जाएगा। तो ये इन्होंने मोनोपोली प्राइस वो आपस में तय कर लेंगे। एट प्राइस OP द क्वांटिटी विल बी सोल्ड OQ, जो हमने देख लिया है। मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, OM हो जाएगा। ABC फर्म्स का अलग अलग निकल कर आएगा, ठीक है, आउटपुट निकल कर आएगी। तो टोटल आउटपुट बच्चे किसके इक्वल हो जाएगी, OQ किसके इक्वल हो जाएगा,
OA, OB और OC के सबको प्लस कर दिया गया है और आपकी OQ आउटपुट सारी की सारी आउटपुट टोटल आपकी निकल आएगी। अब क्या है, अनदर इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ अ कार्टल इज टू डिस्ट्रीब्यूट द इंडस्ट्री टोटल सेल अमंग द फर्म्स बिलोंगिंग टू द कार्टल। अब क्या है, इसमें कार्टल में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो अनदर टास्क क्या होता है कार्टल में, डिस्ट्रीब्यूट करना इंडस्ट्री की पूरी सेल को डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स में जो ही कार्टल को बिलोंग कर रही होगी। इफ़ द एम ऑफ द कार्टल इज़ टू मैक्सिमाइज कार्टल प्रॉफिट, अगर तो कार्टल का एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, तो इट विल एलोकेट सेल्स टू फर्म्स इन सच अ वे, तो वो क्या करेगी, ऐसे एलोकेट करेगी सारे को सारी फर्म्स को, ऐसे प्राइस मतलब प्रॉफिट देगी कि सभी का मार्जिनल कॉस्ट क्या निकल कर आए, सेम निकल कर आए, मतलब जो खर्चा वो ए पर यूनिट बनाने का जो खर्चा उनको लग रहा है सारी की सारी फर्म्स को सेम आए। अदरवाइज द कार्टल कुड मेक मोर मनी बाय री एलोकेटिंग आउटपुट अमंग फर्म्स सो एज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कार्टल्स टोटल आउटपुट। एक तो बच्चे वो क्या कर सकती है, मार्जिनल कॉस्ट का को सेम कर सकती है, दूसरे तरीके से वो कार्टल क्या कर सकती है, ज़्यादा मनी कैसे कमा सकती है कि वो रीएलोकेट कर सकती है आउटपुट को बाकी सारी की सारी फर्म्स में, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए, मतलब अपनी आउटपुट को बढ़ाया जाए, धीरे धीरे स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए ताकि कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कम हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म ए, अगर हम मानकर चलें कि फर्म ए की मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है फर्म बी से, ठीक है, दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया मार्जिनल कॉस्ट का, तो कार्टल क्या करेगी, अपने टोटल प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे करवाएगी, वो क्या है, कुछ आउटपुट फर्म ए से फर्म बी में क्या है शिफ्ट करवा देगी, क्योंकि इनका कार्टल है, एक दूसरे की ये हेल्प आसानी से कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकती है, अपने आउटपुट को दूसरी फर्म में डाल सकती है ताकि दूसरी की आउटपुट बढ़ा दी जाए। क्लियर है, तो सम आउटपुट फ्रॉम ए वो दे दी जाएगी फर्म बी में, क्योंकि बच्चे फर्म बी में क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कम लग रही है, जहाँ पे खर्चा कम लगेगा हम लोग वहीं पे आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, क्यों इतना खर्चा करना, तो दैट मीन्स उनमें कार्टल्स हैं वो अपनी आउटपुट को इधर उधर कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस देयर इज सम एविडेंस दैट सेल्स आर ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद फर्म्स लेवल ऑफ सेल्स इन द पास्ट। कहते हमने एविडेंस कलेक्ट किया कि पास्ट में जितनी भी सेल्स हुई है उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी। ऑल्सो कार्टल सम टाइम डिवाइड्स द मार्केट जियोग्राफिकली, एक तरह से जो कार्टल है कई बार वो मार्केट को जियोग्राफिकली भी डिवाइड करती है, विद सम फर्म्स बीइंग गिवन सर्टेन रीजन, कुछ फर्म्स को क्या है अलग अलग रीजंस देके, जियोग्राफिकल रीजंस देके कार्टल्स बना दिए जाते हैं, जिस रीजन में जैसे भी कमाई हो रही है वैसे अकॉर्डिंग टू उनमें सामान को बेच दिया जाता है और लोगों को क्या है ज़्यादा प्राइस पे चीज़ों को बेचा जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो ठंड के इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू, उसमें क्या होता है जो चाय है उसका रेट ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू जो हमारे नॉर्थ वाले एरियाज आ जाते हैं, तो क्या होता है उनको वहाँ पे प्रोड्यूस करवाने वाली मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा लग रही होती है, तो वो क्या करते हैं कार्टल में क्या होता है रीजन्स डिवाइड कर दिए जाते हैं, वो वहाँ पे प्रोडक्शन कर लेते हैं जहाँ पे उनको कॉस्ट क्या हो कम हो, बाद में उधर अकॉर्डिंग टू उसमें प्राइस ज़्यादा रख के चीज़ों को बेच देते हैं, तो ये कार्टल्स का इंपॉर्टेंस होती है। अब हम बात करते हैं, ये तो बच्चे था कार्टल बना लिया, अब आपका आया प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कल्यूजन। अब जहाँ पे एग्रीमेंट साइन वो करते ही नहीं है, ठीक है, इम्परफेक्ट कल्यूजन होता है या प्राइस लीडरशिप मॉडल होता है। अब इसमें देखो क्या है, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ नो ओपन और सीक्रेट एग्रीमेंट नहीं होता है या कल्यूजन नहीं होता है फर्म्स के बीच में। देयर आर वेरियस फर्म्स इन नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली बट वन ऑफ दैम इज़ द डोमिनेंट फर्म। कहते बहुत सारी फर्म्स होती हैं ओलिगोपोली में, लेकिन उनमें एक ऐसी फर्म्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी होती है, डोमिनेंट होती है, उस फर्म को क्या नाम दिया जाता है, प्राइस लीडर, जो कि प्राइस को फिक्स करता है, वो लीडर है प्राइस का। Price leadership model based on the suppositions that one of the firms in the industry is the price leader। ये कैसे बनाया जाता है प्राइस लीडरशिप मॉडल, कि हम लोग मानकर चलते हैं कि एक जो है सेलर है वो प्राइस लीडर है, एक जो फर्म है इंडस्ट्री में वो प्राइस लीडर है। दिस फर्म फिक्सेस द प्राइस, ये फर्म प्राइस को फिक्स करती है और बाकी फर्म्स को उसको फॉलो करना पड़ता है। द प्राइस लीडर मे बी द डोमिनेंट फर्म ऑफ द इंडस्ट्री। अब प्राइस लीडर हो सकता है कि
डोमिनेंट हो, इम्पॉर्टेंट है, फर्म इंडस्ट्री की सबसे ऊपरली है, रिच है। इट इज़ अज्यूम दैट द डोमिनेंट फर्म सेट्स द प्राइस फॉर द इंडस्ट्री। तो मान लिया जाता है कि जो डोमिनेंट फर्म होती है इंडस्ट्री का वो प्राइस फिक्स कर देती है, बट इट लेट्स द स्मॉल फर्म सेल ऑल दे वांट एट दैट प्राइस। लेकिन साथ ही में वो क्या करती है, छोटी फर्म्स को भी सहारा देती है, उनको भी हेल्प करती है ताकि वो अपने आउटपुट को सेल कर पाए उनके दिए हुए प्राइस पे। वट एवर अमाउंट द स्मॉल फर्म्स डू नॉट सप्लाई एट दैट प्राइस इट्स सप्लाइड बाय द। अब जो बचे हिस्सा बच गया, स्मॉल फर्म्स उसको सप्लाई नहीं कर पाई, तो वो कौन सप्लाई करेगा, दैट इज सप्लाइड बाय द डोमिनेंट फर्म। तो हम लोग कह सकते हैं दिस सिचुएशन को डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप मॉडल। क्लियर है, एक लीडर है जिसको सभी फर्म्स को फॉलो करना होता है, स्मॉल फर्म्स की ये सप्लाई में हेल्प करता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बच गया, सप्लाई नहीं कर पाया स्मॉल फर्म, तो डोमिनेंट फर्म वो खुद सप्लाई कर देता है। तो इसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप मॉडल। स्ट्रेटजी क्या होती है इसकी प्राइस लीडरशिप की? द प्राइस लीडर इज लाइकली टू ऑब्जर्व फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। तो फर्स्ट है आपकी, द प्राइस लीडर विल नॉट चेंज द प्राइस फ्रीक्वेंटली, मतलब लगातार प्राइस को चेंज नहीं करता रहेगा। प्राइसेस विल बी चेंज्ड ओनली व्हेन कॉस्ट एंड डिमांड कंडीशंस हैव अल्टर्ड सिग्निफिकेंटली। या तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट एकदम से आ गई, डिमांड की कंडीशन आ गई, तो तब वो प्राइसेस को क्या है, चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एंड ऑन एन इंडस्ट्री वाइज बेसिस द प्राइस लीडर विल इंक्रीज द प्राइस इन रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्री वाइज, मतलब इंडस्ट्री की जो कंडीशन है, वेजेस बढ़ गए या टैक्सेस बढ़ गए कि उनका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तब हम लोग क्या है, लीडरशिप में प्राइस को चेंज करेंगे, अदरवाइज प्राइस को चेंज नहीं किया जाएगा। या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ गई, तभी ऐसा काम किया जाएगा। सेकंड है, प्राइस लीडर कम्युनिकेट्स द फ्यूचर चेंज इन प्राइजेस टू द होल इंडस्ट्री। प्राइस लीडर कम्युनिकेट करेगा सभी के साथ कि फ्यूचर में प्राइस क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस आने चाहिए। थर्ड इज द प्राइस लीडर डज नॉट नेसेसरी चूज द प्राइस विच मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। अब ज़रूरी नहीं कि प्राइस लीडर वही प्राइस को चार्ज करेगा जो कि उसको हमेशा क्या है, प्रॉफिट ही देता रहेगा। रीज़न फॉर दिस इज दैट द इंडस्ट्री मे वॉन्ट टू डिस्करेज एंट्री ऑफ न्यू फर्म। अब अच्छी ये होता है कि कई बार अगर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है, नई फर्म्स देख के क्या अट्रैक्ट होती है, अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो नई फर्म्स कहती है हम भी यहाँ पे मार्केट खोल लेते हैं, तो क्या है, नई फर्म्स एंट्री करना शुरू कर देती है इंडस्ट्री में। अब उनके साथ कल्यूजन हो नहीं पाता, तो जो कल्यूजन वाली इंडस्ट्रीज होती हैं उनको क्या है, प्राइस लीडरशिप वाली होते हैं, उनको क्या नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। इसको देखते हुए क्या किया जाता है, एक ज़रूरी नहीं कि प्राइस ज़्यादा ही रखा जाए, नॉर्मल सा प्राइस भी रखा जा सकता है, प्रॉफिट ना कमाने के लिए भी रखा जा सकता है। तो ये इसलिए रखा जाता है ताकि वो रोक सकें बाकी फर्म्स को एंटर करने के लिए, डिस्करेज कर सकें। तो बाकी फर्म्स क्या देखेगी, अरे इतना प्राइस कम रखा है, इससे तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होंगे, तो वो एंटर नहीं करती है। टू डिस्करेज द न्यू कॉम्पिटिटर्स द प्राइस में बी इस्टेब्लिश बिलो द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसलिए मोनोपली प्राइस से थोड़ा सा प्राइस कम भी रखा जा सकता है प्राइस लीडरशिप में, ताकि नई फर्म्स एंटर ना कर पाए इंडस्ट्रीज में। तो अब हम इसकी कर्व देख लेते हैं कि कैसे हमने नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली की कर्व बनानी है। अब हमने क्या करना है, डिमांड कर्व्स दिखानी है। आपकी सप्लाई कर्व बनेगी, इसमें सप्लाई को ही हम लोग मार्जिनल कॉस्ट ले लेते हैं। ये बनी बच्चे आपकी सप्लाई कर्व, ये आ गई सप्लाई कर्व। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा, इट इज़ डिराइव्ड बाय समिंग अप द मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स ऑफ ऑल फर्म्स। ये कैसे बनाई है सप्लाई कर्व को, सारी के सारी मार्जिनल कॉस्ट जो हमने पीछे किया था ना कल्यूजन में, MC1 प्लस MC2 प्लस MC3 एक नई निकल के आई थी, इसी को ही हमने वैसे बना दिया। ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट ही है, ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट ही है जो सप्लाई कर्व है। DD डैश इज डिमांड कर्व ऑफ द इंडस्ट्री प्रोडक्ट। एक इंडस्ट्री की प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, ये वाली DD डैश, ये आपकी इंडस्ट्री की डिमांड है। द डिमांड कर्व फॉर द आउटपुट ऑफ द डोमिनेंट फर्म। अब कहते हैं जो डोमिनेंट फर्म है उसकी डिमांड कर्व क्या होगी, उसकी अलग होगी इंडस्ट्री से। अभी तो उसने क्या है, डोमिनेंट फर्म ने सब कुछ प्राइसेस को तय करना है, तो हमने क्या लिया कि एक DD डैश आपकी इंडस्ट्री की है, ठीक है, एंड द डिमांड जो डोमिनेंट फर्म की है वो आपकी आ जाएगी DD डैश, स्मॉल d, ठीक है, DD डैश आ गई। इट हैज़ बीन डिटर्मिन्ड बाय फाइंडिंग द हॉरिजॉन्टल डिफरेंस बिटवीन DD डैश कर्व एंड SS डैश कर्व। तो इसको हमने फाइंड किससे किया है, जो भी हॉरिजॉन्टल आपका डिस्टेंस आया है इन दोनों के बीच में,
ये आपकी डी डी डैश है, ये बच्चे इसका इक्विलिब्रियम निकल के आया ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। जो ये डिस्टेंस है इससे निकाला है हमने किसको, मतलब ये जो आपका डी डी डैश है इसी से निकाला गया है। हॉरिजॉन्टल डिफरेंस लिया है एक बड़ी वाली इंडस्ट्री का और आपकी सप्लाई कर्व्स का हर एक ईच प्राइस पे। डोमिनेंट फॉर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज एमसीडी। अब डोमिनेंट की मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाते हैं और उसकी बना लेते हैं। डोमिनेंट की हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व बन गई एमसीडी, तो ये हम ले लेते हैं, ये बन गई, ठीक है। बीच में से ले लेना, बस उसको कट्टी करवाना है। ये एमसीडी बन गई आपकी। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आया है, ये वाला आ गया, क्योंकि ये आपकी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। तो आपकी एमसीडी बनी एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या बनेगी, एमआरडी। अब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसे बनानी है, ये आपका ई पॉइंट, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। मैं पहले ऐसे करती हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व पहले बना लेते हैं, उसके बाद ही उसको कट करवा देंगे। तो ये आपकी बन जाएगी नीचे की तरफ, ऐसे बनती होती है ना, वैसे ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनती है। तो इसमें हम थोड़ा सा क्या है अलग से बना लेते हैं, इधर की तरफ बना लेते हैं ताकि आपकी डायग्राम अच्छी बन जाए। ये मेरी निकल के आई मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, क्लियर है। ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बन गई। अब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को क्रॉस करके जाएगी आपकी एमसीडी, ये ले लीजिए, ठीक है। ये आपकी क्या निकली है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों क्रॉस करवा रही है। मतलब आउटपुट क्या है, इक्विलिब्रियम ये वाली है, ओ क्यू है, और ये आपका क्या है, प्राइस रखा जाएगा नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली में। डोमिनेंट फॉर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। तो डोमिनेंट फॉर्म कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, ये वाला पॉइंट ई पे। वेयर एमसीडी कट किसको कर रही है, एमआर को, एमआर इज इक्वल टू एमसी हो रहा है। दस द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट क्या हो जाएगी आपकी, ओ डब्ल्यू या ओ क्यू हो जाएगी, जिसपे क्या है एम सी डी इज इक्वल टू एम सी डी, सॉरी एम सी डी इज इक्वल टू एम आर डी। एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इक्विलिब्रियम प्राइस क्या निकल आएगा, ओ पी आ जाएगा। द टोटल इंडस्ट्री आउटपुट क्या आ जाएगा, ओ क्यू वन, क्योंकि इसने क्या कितनी प्रोडक्शन की थी, ये वाली की थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओ क्यू वन में से हमने ओ क्यू को माइनस कर दिया, यही आ गया। तो इसका मतलब ये आपकी क्या निकल जाएगी, आपकी टोटल इंडस्ट्री आउटपुट विल बी ओ क्यू वन एंड सम ऑफ द फर्म्स विल सप्लाई क्यू क्यू वन। मतलब हम लोग सप्लाई कितना करेंगे, सम जो का बना हुआ है आपका फर्म्स का सम बना हुआ है, वो क्यू क्यू वन आउटपुट को क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, आपकी आउटपुट दे रखी है। बस यहाँ पे हमने डिस्क्राइब क्या किया है कि डी डी डैश आपकी इंडस्ट्री की डिमांड कर्व थी, और स्मॉल वाला जो है डी डी डैश वो आपकी किसकी थी, डोमिनेंट फर्म की। अब डोमिनेंट फर्म ने क्या किया कि अपनी मार्जिनल कॉस्ट निकाली, मार्जिनल रेवेन्यू निकाला। मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है वहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, उसी को ऊपर ले जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। और जो ये डिफरेंस दिखा रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिफरेंस आपको शो करता है आप कितनी आउटपुट को प्रोड्यूस करवाने जा रहे हो, तो क्यू क्यू वन आपका क्या आ जाएगा, एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री के सम का आउटपुट आ जाएगा। तो ये था आपका नॉन क्लूसिव। लास्ट टॉपिक है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप में क्या होता है, देयर मे बी बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप इन विच, इसमें क्या होता है, वन फर्म यूजली इज द फर्स्ट टू मेक चेंजेस। कोई फर्म है उसने प्राइस को लेके कुछ चेंज कर दिया, ठीक है, दैट आर जनरली एक्सेप्टेड बाय अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। मतलब जिसने पहला मूव किया उसी की ही सुनी जाएगी। अब मैंने क्या किया, प्राइस में थोड़ी सी चेंजेस लाए, तो अब क्या है, बाकी सारी जो फर्म्स है इंडस्ट्री में वो मुझे क्या है, मेरे प्राइस के डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे। द बैरोमेट्रिक फर्म में नॉट बी द लार्जेस्ट और द मोस्ट पावरफुल फर्म, कोई भी हो सकती है जिसने फर्स्ट मूव ले लिया, ज़रूरी नहीं ये पावरफुल हो, लार्जेस्ट हो। इंस्टेड इट इज़ रीजनेबली एक्यूरेट इंडिकेटर और बैरोमीटर ऑफ चेंजेस इन बेसिक कॉस्ट डिमांड कंडीशन इन इंडस्ट्री एज अ होल। बस मतलब एक एक्यूरेट इंडिकेटर इसको माना जाता है, जिसने पहले कोई मूव ले लिया उसी से ही प्राइस आउटपुट को डिटर्मिन किया जाएगा एक इंडस्ट्री में। बैरोमेट्रिक फर्म्स एक्ट एज अ बैरोमीटर ऑफ मार्केट कंडीशन, लॉरिंग द लिस्ट प्राइस व्हेन मार्केट कंडीशन हैव बीन डिप्रेस्ड। अब बैरोमेट्रिक फर्म्स क्या करेगी, जब मार्केट कंडीशन डिप्रेसिंग में है प्राइस को कम कर देगी ताकि डिमांड इंडस्ट्री में क्या हो, बढ़ जाए। एंड रेजिंग इट सक्सेसफुली
ओनली व्हेन डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशन परमिटेड। अगर बच्चे अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है तो वो प्राइस को ज़्यादा भी रख सकती है, ठीक है। तो बैरोमेट्रिक वाली ये सारी इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन लेती है, मतलब जिसने पहला मूव कर दिया बाकी सारी जो फर्म्स हैं उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन को लेगी। तो ये आपका इसमें आ जाएगा, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप में आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।